पर फोकस कर लिया जाए। और आज हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हैं। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, आप लोग आईपीओ में पैसा डालते हो क्या? ड्रीम फोक्स में डाला था क्या? ऑन अ केस टू केस बेसिस आशीष जी देखते हैं। इसमें हमने एक्चुअली एक सब्सक्राइब नोट निकाला नहीं था, लेकिन स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष जी। आई थिंक लिस्टिंग तो ऑफ कोर्स काफी धमाकेदार हुई है, हाँ। लेकिन अगर आप उसके FY20 के नंबर्स देखें तो देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जिनके ROEs ROCs 47-48% हैं। और मार्जिन प्रोफाइल भी आई थिंक FY20 में कुछ जो प्री कोविड ईयर था, कुछ आई थिंक 10 से 10.5% का एबिटा मार्जिन था। तो आई थिंक जिस तरह से आप देख रहे होंगे डोमेस्टिक ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रायोरिटी पासेस की इशुएंसेस हो रही हैं फॉर एन एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर, आई थिंक इसका फ्यूचर काफी हद तक ब्राइट हो सकता है। लेकिन यही आशीष जी, अगर आपने आज की लिस्टिंग देखी है और जिस तरह के रिटर्न्स मिले हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से रिटर्न्स इमीडिएटली थोड़े मॉडरेट हो जाएंगे, क्योंकि काफी हद तक एक लिस्टिंग गेन बन चुका है। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आई थिंक हालांकि हमने नोट नहीं निकाला था, लेकिन मैं इसके बारे में काफी पढ़ रहा था। बहुत ही यूनिक है। टिपिकली हम लोग एक स्कैर्सिटी प्रीमियम देते हैं स्टॉक को, तो ये एक तरह से एक कॉन्सेप्ट स्टॉक है मार्केट में। आपको याद होगा जब जुबिलेंट फूड वर्क्स था लिस्ट हुआ था, या PVR आइनॉक्स एक जमाने में, तो जब चॉइसेस किसी एक सेक्टर में कम हो जाते हैं तो वैल्यूएशंस कभी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक दूसरा नाम है जो मेरे जहन में आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले है। आई थिंक ये आराम से कंपाउंड कर पाएगा। आई थिंक FY23 के जो टॉप लाइन है, आई थिंक वो FY20 के बहुत आगे आ जाएंगे। तो आई थिंक फिलहाल जो लिस्टिंग हुई है, यहाँ से रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट होंगे, लेकिन रिटर्न रेशियोज, मार्जिन प्रोफाइल, मैनेजमेंट पेडिग्री सब ठीक ठाक, फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है आशीष जी। आई थिंक दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल। सो it's a good company. I think it could be a good long term hold, but I think investors को यहाँ से थोड़े moderate expectations रखने चाहिए लिस्टिंग पॉप के बाद। नहीं, बिल्कुल ठीक। तो आपने सही कहा, एक तो स्केर्सिटी प्रीमियम राहुल जी, दूसरा वो कई लोग अब उसको के शेप रिकवरी जो बात करते हैं, मेरे ख्याल से उसका भी बहुत फायदा इस तरह के स्टॉक्स को मिलता है। ये आप लोग भी जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो के शेप रिकवरी, प्रीमियमाइजेशन, वो उस तरह के स्टॉक्स, उस तरह की कंपनीज में ज्यादा तूल दे रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में? आशीष जी, अल्फाबेट्स पे तो थोड़ी पकड़ कमजोर है, तो हम उस तरह की रिकवरी नहीं देखते। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आप ट्रेंड्स देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स उभरने वाले हैं मार्केट में, और उस बेसिस पे हम अपने फंड मैनेजर्स या क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि हमें लगता है कि ये थीम प्ले आउट हो जाए। लेकिन देखिए आशीष जी, सबसे बेहतरीन बात मार्केट की ये है कि इतने सारे रेट हाइक्स हो गए हैं इंडिया में, US में, दुनिया भर में। एक लिक्विडिटी विड्रॉल की साइकिल भी चालू हो चुकी है। सबको मालूम है कि GDP ग्रोथ नंबर्स रिवाइज होकर नीचे आने वाले हैं। ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन आप निफ्टी देखिए 5-6% दूर है ऑल टाइम हाई से। आई थिंक 17,600 17,007, और मार्केट का ऑल टाइम हाई 18,600 है। तो एक बहुत ही बेहतरीन रेजिलियंस आ गया मुझे लगता है मार्केट में। आपको थीम्स ढूंढने होते हैं आशीष जी। आई थिंक यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वैल्यू है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट इतना एक्सपेंसिव हो गया कि आपको वैल्यू नहीं दिखे, बट मुझे लगता है अगर आप सिलेक्टिवली थीम्स या स्टॉक्स में एंटर करें, यहां से भी आपका काफी हद तक पैसा बन सकता तो है। ऐसी थीम्स, ऐसे स्टॉक जिस पे आप अभी भी कंस्ट्रक्टिव हो राहुल जी? आई थिंक आशीष जी देखिए, आई थिंक कुछ 18 महीने रह गए हैं जनरल इलेक्शंस के लिए 2024 के। आई थिंक यहाँ से इंक्रीमेंटली गवर्नमेंट का फोकस जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे रहेगा काफी हद तक, और इसका एक रिजल्टेंट इम्पैक्ट कंजम्पशन पे भी आएगा। तो मुझे लगता है कि इंफ्रा वुड बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी। पोर्ट्स, रोड्स, हाईवेज, names like PNC Infra, KNR Constructions. You could even look at some names like Adani Ports, etc., which have very good assets underlying. उसका रिजल्टेंट एक अंडरलाइंग बेनिफिट सीमेंट होगा आशीष जी। आप अल्ट्राटेक देख सकते हैं, जेके लक्ष्मी मिड कैप में, नीचे स्मॉल कैप नेम्स में बिरला कॉर्प, सागर सीमेंट। आई थिंक सीमेंट विल हैव अ वेरी गुड ईयर अगर इंफ्रा पे ज्यादा फोकस किया। एंड आई थिंक ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं आशीष जी, जो पर डे के हिसाब से होते हैं, अगर इस तरह का इंफ्रा पुश होगा और उनका पर डे इनकम बढ़ता जाएगा, तो आई थिंक रूरल कंजम्पशन को भी एक थ्रस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक टाइम और प्राइस करेक्शन FMCG में भी आ गया था, तो आई थिंक नेम्स लाइक हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन पे भी थोड़ा फोकस हो सकता है। तो आई थिंक आई एम वेरी फोकस्ड ऑन इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शंस। उसके एंसिलरी बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं, और उनके कुछ नाम जहां पे हम पॉजिटिव हैं, मैंने उनकी थोड़ी उनका जिक्र किया अभी। स्क्रीन पे चलना शुरू राहुल जी, ऐसे स्टॉक का हम इंतजार करते हैं जो एक्सपर्ट जिनको लेकर बुलिश हो। तो पिक्स प्लीज दिखाते रहिएगा राहुल जी ने स्पेसिफिक स्टॉक्स हाईलाइट करें। अच्छा,
डोमेस्टिक 18 मंथ्स जनरल इलेक्शंस के रनअप के लिए जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो आपने हाईलाइट करी। ये आईटी में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हुआ क्या आप लोग के लिहाज से? बिल्कुल दूर हो उस पॉकेट से आप लोग। देखिए आशीष जी, हो हो क्या गया था कि जो पैंडेमिक के जो 18-20 महीने थे, उसमें आईटी स्टॉक्स परसेंटेजेस में ऊपर नहीं गए थे, वो मल्टीपल टाइम्स ऊपर गए थे। आई थिंक एक उदाहरण के तौर में मैं अगर आपको बताऊं, आई थिंक परसिस्टेंट उस 18-20 महीने में 5 से 6 गुना बढ़ चुका था। तो आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखें, कुछ समय पहले आप कोफोर्ज की चर्चा कर रहे थे किसी और मार्केट एक्सपर्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आशीष जी 1 to 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन चले गए थे आईटी स्टॉक्स। अब सिचुएशन ये है आशीष जी के हमारी आईटी कंपनीज का करीबन 55 to 65% डिपेंडेंस यूएस और यूरोप से आता है और उसके अंदर बीएफएसआई से आता है। तो अगर वो कंट्रीज शार्प स्लो डाउन में चले गए तो ऑब्वियसली यहां पे रिजल्टेंट इंपैक्ट होगा। तो जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो टीसीवी या टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हम देखते हैं, जो बेसिकली यही होता है कि आईटी कंपनी से कितने ऑर्डर्स जीते, ये जरूरी नहीं है आशीष जी के जैसे समझिए आप आईटी कंपनी, आप क्लाइंट हैं और मैं आईटी कंपनी हूं और आपने मुझे $500 मिलियन का ऑर्डर दे दिया। ये आप मुझे आराम से कह सकते हैं कि राहुल मैं ये साल नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहा, 1 साल बाद देख लेते हैं। तो वो टीसीवी जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू में तब्दील हो जाए। तो आई थिंक एक मुझे रेवेन्यू ग्रोथ पे थोड़ा कंसर्न है। दूसरा यह है आशीष जी के सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अट्रिशन बहुत ही हाई हो गई है आईटी में, तो वेज कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो अगर आपकी रेवेन्यू नीचे आ रही है और कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और ऊपर से वैल्यूएशंस की जैसे मैंने चर्चा की वो वैसे भी बहुत हाई थे। तो मुझे लगता है कि आई वुड नॉट से बी अंडरवेट दिस सेक्टर, आई वुड से बी न्यूट्रल, क्योंकि काफी हद तक करेक्शन आ चुका है। बट टू से दैट द करेक्शन इज डन, वो मैं इतना ब्रेव नहीं हूं कहने के लिए। पर यहां पे आई थिंक आज के दिन मुझे लगता है कि अदर सेक्टर्स में ज्यादा पैसा बन सकता है आईटी के मुकाबले। तो कोई केस नहीं है दरअसल आईटी में इस करेक्शन के बाद भी इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। इससे बेहतर पॉकेट्स अवेलेबल हैं जिन पे कन्विक्शन ज्यादा। अच्छा, हमने बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की चर्चा कर ली, मार्केट्स पे आता हूं क्विकली। वो इंडिया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगस्त में आउट परफॉर्मेंस दिखाया अपने ग्लोबल पीयर्स से, वो आउट परफॉर्मेंस सितंबर में भी अब तक इनफैक्ट कंटिन्यू होता हुआ। ये क्योंकि आपने ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल शॉक्स की बात करी जिसका आईटी पे इंपैक्ट है, मार्केट्स का ये मान के चल रहा है ग्लोबल शॉक से हम लोग इंसुलेटेड रहने वाले हैं? नहीं देखिए आशीष जी, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल जो चेंज हो गया, अगर हम ये चर्चा 2 महीने पहले कर रहे होते तो हमें ये नहीं पता था कि एफआईज इतने मटेरियल वे से पिछले 2 महीने में इंडिया में पैसा डालेंगे। ये सबसे बड़ा वेरिएबल चेंज हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी को अंदाजा था कि इस लेवल की बाइंग आएगी। तो वहां तक तो आपका एक डाउनसाइड सपोर्ट बन गया, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज तो खरीद ही रहे थे। एक काउंटर बैलेंसिंग सेलिंग फोर्स था जो कि अब एक बाइंग फोर्स बन गया है। अब आपका सवाल था कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पैसा तो ऑलरेडी है फंड मैनेजर्स के पास, लेकिन अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है और समझिए इंडिया की ग्रोथ रेट 5 से 6% भी हो जाती है, वहां पे भी हम डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले डबल से ज्यादा ग्रो कर रहे होंगे। तो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, इवन दो आई वुड रिवाइज माय इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर्स लोअर, इन अ वर्स्ट केस आई एम सेइंग अगर 5-6% हो भी गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, पर वहां पे भी आप मोर देन डबल ग्लोबल ग्रोथ के एवरेज पे ग्रो कर रहे हैं, तो आप वहां इंडिया में क्यों नहीं डालेंगे? तो यू कैन, द डेल्टा कैन चेंज बट द आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटली यहां से देखिए आशीष जी, मेरा ये एक मानना है कि मुझे लगता है कि ज्यादातर रेट हाइक्स दुनिया में हो चुके हैं। थोड़े बहुत आ जाएंगे 50 बेसिस पॉइंट इधर उधर, पर मुझे लगता है कि इसका एक ग्रोथ इंपैक्ट आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर आप देखें 4 महीने रह गए इस कैलेंडर के, मुझे अभी भी लगता है कि 16,500 और 18,500 के बीच में रेंज बाउंड होगा। बट मेरा टिल्ट यहां से भी थोड़ा बुलिश है एज अपोज टू बीइंग बेरिश। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह अपने व्यूज पुट अक्रॉस करने के लिए। मजा आता है आपसे बात करके, आते रहा करिए सर। ये रही मार्केट्स पे चर्चा। राहुल जी के पिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे।